अमेरिका के हिडन ऑब्जेक्टिव थे, मैं समझता हूँ अफगानिस्तान से वो पूरे हो चुके हैं। वो बड़ी कौमें होती हैं जो गलतियां दोहराने पे इसरार नहीं करती। हम रिसर्जेंस ऑफ रशिया के दौर में रह रहे हैं। हुँ, पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट रीडिफाइन करने चाहिए, तालिबान को भी कंसोलिडेशन करनी चाहिए प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ। हम जो गलती अफगानिस्तान में करते हैं उसके फॉल आउट हमारी सोसाइटी पे आती है। स्टेट वीक होती है तो नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कि हम अभी तक हमीद गुल माइंडसेट से नहीं निकल सके। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ हैं प्रोफ़ेसर ताहिर मलिक। ये नमल यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के उस्ताद भी हैं और सियासत पर, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात आमा पर लिखते भी रहते हैं, बड़ी गहरी इनकी नज़र रहती है। तो मैंने आज सोचा कि इनसे बात की जाए हमारे हमसाये में अफ़गानिस्तान में जो सूरत-ए-हाल डेवलप हो रही है अमेरिका के जाने के बाद, उसको ये किस नज़र से देख रहे हैं और उसके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? तो मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। आपका शुक्रिया अवैस साहब, आपका मैं फॉलोअर भी हूँ, आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ, खुद सीखने की कोशिश करता हूँ आपसे। आपकी मेहरबानी। अच्छा मलिक साहब, जैसे मैंने कहा कि 20 साल के बाद अमेरिका ने और इत्तेहादी फ़ौजों ने अफ़गानिस्तान को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि आप इस फ़ैसले को कैसे देखते हैं? अगर आप इन 20 सालों पर मुहित जंग को देखें, तो आप कैसे एनालाइज़ करेंगे कि क्या अमेरिका जो सोच लेकर इस खत्ते में आया था, वो पूरी हुई या नहीं हुई? वो अहदाफ नामुकम्मल रहे या किसी हद तक पूरे हुए और अफ़गानिस्तान अब किस हालत में है? देखिए, अगर हम अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का जायजा लें, तो अमेरिका जब मिडल ईस्ट में इंटरवीन करता है या लैटिन अमेरिका में या अफगानिस्तान में, तो उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव होता है और एक हिडन ऑब्जेक्टिव होता है। तो जो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव होता है वो ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और स्टेट फॉर्मेशन होता है। लेकिन हिडन ऑब्जेक्टिव ऑयल भी हो सकता है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी हो सकती है। मिडल ईस्ट के केस में ऑयल भी है और लैटिन अमेरिका के केस में ड्रग्स और वहाँ पे जो अनफ्रेंडली रेजीम है उनसे हटना भी है। हुँ, तो जो अमेरिका के हिडन ऑब्जेक्टिव थे, मैं समझता हूँ अफगानिस्तान से वो पूरे हो चुके हैं। हुँ, वो हिडन ऑब्जेक्टिव क्या थे, वो इतने हिडन भी नहीं है। एक तो वहाँ उन्होंने 9/11 के बाद तालिबान रेजीम को टॉपल करना था, हुँ, तालिबान गवर्नमेंट, वो उन्होंने टॉपल किया। दूसरा, उन्होंने ओबीएल को, ओसामा बिन लादेन को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करना था या उसको एलिमिनेट करना था, वो भी उन्होंने कर लिया। ठीक। अब उसके ऊपर जो कॉस्ट उनका बेनिफिट एनालिसिस था, उसमें अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, आप अमेरिका में बैठे हैं, बेहतर जानते हैं कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में डिबेट हुई फॉरेन पॉलिसी। हुँ, अमेरिकन ओवर स्ट्रेच है। इस अमेरिकन ओवर स्ट्रेच का जो हमें इराक में नजर आता है, जो हमें लिबिया में नजर आता है, जो सीरिया में नजर आता है, अफगानिस्तान में नजर, इसका इसके सुपर पावर स्टेटस पे एक इम्पैक्ट है। हुँ, अमेरिका में दो स्कूल ऑफ थॉट से कहते थे कि नहीं, ये ओवर स्ट्रेच जो है होना चाहिए सुपर पावर। दूसरे ही कह रहे थे कि ये टाइम है, हमने अपने इंटरेस्ट सिक्योर कर लिए, अब हमें विड्रॉ करना चाहिए। तो ठीक। इन दी एंड अभी जो बाइडेन के बाद, और ये प्रोसेस पहले से कंप्लीट इस पे चल रहा था, जो एक्स प्रेसिडेंट, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे ट्रम्प, वो भी इस पे देख रहे थे। तो इराक से अफगानिस्तान में और सीरिया में भी उनकी बड़ी कॉशियस अप्रोच। हुँ, अब हम यहाँ पाकिस्तान में जो खुशी के शादियाने बजाते हैं, देखें, एक बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जब डिसीजन लेते हैं, बड़ी कौमें वो नहीं होती कि जो गलतियां करती हैं, हुँ, वो बड़ी कौमें होती हैं जो गलतियां दोहराने पे इसरार नहीं करती ठीक। और वो उसको एक्सेप्ट करके इंट्रोस्पेक्शन करके आगे। तो मैं और आप जिस जनरेशन के हैं, आपको याद होगा कि 1986 में गोरबाचोव पे बहुत तनकीद हुई बिल्कुल। कि जब उन्होंने पेरेस्ट्रोइका एज जो प्रेसिडेंट होते हैं सोवियत यूनियन के, वो सेक्रेटरी जनरल भी होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, हुँ, तो पॉलिसी स्टेटमेंट दी, ग्लास नोट और पेरेस्ट्रोइका हुँ, रिफॉर्म, और दूसरा अफगानिस्तान को ब्लीडिंग वाउंड उन्होंने करार दिया। हुँ, और उस ब्लीडिंग, वो जो जख्म रस्ता हुआ था, उसके आगे उन्होंने बंद बांधा। और जो रूस उसके बाद डिसइंटीग्रेट हो गया, सोवियत विड्रॉल हो गया। लेकिन इस वक्त, इस लम्हे जो मैं और आप बात कर रहे हैं अफगानिस्तान पे, अब फिर एक रीजनल प्लेयर है और रशिया एक इमर्जिंग पावर है, और ना सिर्फ इमर्जिंग पावर है, सुपर पावर के स्टेटस में भी आके उसने हम रिसर्जेंस ऑफ रशिया के दौर में रह रहे हैं। तो बिल्कुल। इमेजिन ये करें
कि अगर रशियन विड्रॉल ना होता तो हम्म, क्या आज रशिया की रिसर्जेंस हो सकती। हम्म, इसी तरह अमेरिका ने भी अपना समझा कि इस वक्त उसका अफगानिस्तान से, मिडिल ईस्ट से निकल जाना बेहतर है हम्म, और अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने चाहिए उन्हें। और इसके लिए उन्होंने इससे तालिबान से एक डील की और टॉक्स हुई, नेगोशिएशंस हुई। अब बात ये है कि हमें भी ये चाहिए कि हम, रूस निकल गया, अमेरिका निकल गया, लेकिन हम उस दलदल से निकल नहीं रहे। हम्म, पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट रीडिफाइन करने चाहिए। रीडिफाइन करने के बाद उनको उस पे कोई समझौता नहीं करना चाहिए। उन जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन ओवर स्ट्रेच, दुनिया की तारीख अगर आप देखें तो बड़ी ताकतों का जो जवाल हुआ है, जो पॉल कैनेडी कहता है द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स में, कि हम्म, जब आप किसी जंग के अहदाफ आगे ले जाते हैं, हम्म, गोल स्विच कर जाते हैं, तो उस अमल से सुपर पावर जो है वो डिक्लाइन में चली जाती है। हम्म। तो कभी भी किसी जंग के अहदाफ जो है वो आगे नहीं करने चाहिए। बिल्कुल सही। आपने दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए। एक तो आपने रीजनल प्लेयर्स की बात की, जिस पर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। दूसरा, आपने पाकिस्तान के लिए जो इम्कानात और खदशात हैं उनका जिक्र किया। और आजकल आप देख रहे हैं कि हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि तालिबान अब बदल गए हैं, उन्होंने सबक सीख लिए हैं, अब वो पहले से ज्यादा ज़हीन भी हो गए हैं, पहले से ज्यादा उनकी हिकमत अमली भी बेहतर हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि तालिबान ने इस विड्रॉल के लिए जो कमिटमेंट्स की हैं, खास तौर पर ह्यूमन राइट्स के हवाले से, खवातीन के हकूक के हवाले से, और अपने इर्द गिर्द के ममालिक के साथ मिलकर चलने के लिए, वो किस हद तक पूरी हो सकेंगी? ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि सोसाइटी की में कि एक स्टेट वीक है हम्म, और वहां पे सोसाइटी ट्राइबल है और वार लॉर्डिज्म है, फैक्शनलिज्म है, एथनिक आइडेंटिटीज बड़ी स्ट्रांग है अफगानिस्तान में, हम्म, और फ्रेगमेंटेड रही है उनकी स्टेट, और हिस्टोरिकली ये रहा है। और अब भी उसमें इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी कोई खास चेंज नहीं है। हम्म, तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आपकी तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि देखिए सारे जो एक्टर्स हैं उन्होंने लेसन अमेरिका ने भी लर्न किए हैं और नॉन पश्तून्स ने भी किए हैं, पाकिस्तान ने भी किए हैं और रीजनल पावर्स ने भी किए हैं। तालिबान को भी कंसोलिडेशन करनी चाहिए प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ। हम्म, उस वक्त 9/11 के वक्त उनके पास चॉइस थी कि वो तालिबान रजीम बना बचा लेते, स्टेट को वार से बचा देते, लेकिन उन्होंने प्रैग्मेटिक डिसीजन नहीं लिया और ओसामा बिन लादेन को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने वो कीमत अदा की। हम्म, तो अब उन्हें अंदाजा होना चाहिए कि स्टेट क्राफ्ट जो है उसके अंदर इंटरनेशनल सिस्टम है। आप इंटरनेशनल लॉ का डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। हम्म, आप आइसोलेशन में कोई स्टेट इस तरह इंटरडिपेंडेंस है। हम्म, तो इसके लिए उन्हें चाहिए कि वो इंटरनेशनल लॉ का डिसरिगार्ड ना करें, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करें। और वो इस्लाम का नाम लेते हैं तो आई एम अमेज। देखें, पहले तो उनके पास एक जवाब था कि जी अमेरिकन आर्मी, नेटो आर्मी, ऑक्यूपेशन की आर्मी। जब हम्म, यूएस विड्रॉल हो गया तो अब इस खाना जंगी की क्या हैसियत? ये तो शरई तौर पे एक फितना है। बिल्कुल और ठीक। फितना अगर तालिबान जो इस्लाम के नाम पे सियासत कर रहे हैं तो हम्म, फितने की शरई हैसियत उन्हें पता होनी चाहिए। दूसरा, फतेह मक्का के मौके पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाखिल हुए हैं मदीना की स्टेट में, तो उन्होंने रिवेंज नहीं लिया, हम्म, इंतकाम नहीं लिया और आम माफी की, कंसोलिडेट किया रियासत मदीना। हम्म, अभी कुछ जो साइंस आ रहे हैं कि जो वहां पे वो पब्लिक हैंगिंग हैं या कॉमेडियन को, तो अगर वो फियर को जनरेट करेंगे, रुथलेस वो विक्टिमाइजेशन करेंगे, तो फिर अफगान सोसाइटी इसी तरह पोलराइज्ड होगी। हम्म, टेस्ट केस ये है कि वो इस वक्त इनसिक्योर ना करें, फियर जनरेट ना करें। और जो नॉन पश्तून हैं उनको भी, उन्होंने भी अफगानिस्तान में रहना है, तालिबान ने भी अफगानिस्तान में रहना है। पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत आगे लेके चलें, स्टेट हम्म, को कंसोलिडेट करें। हम्म, वो ये नहीं ख्याल कर रहे कि बड़ी ताकतें तो उस जगह पे मौजूद नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान अफगान सोसाइटी और स्टेट का होगा। हम्म, और इसमें अगर पाकिस्तान का भी कोई इन्फ्लुएंस है, सऊदी अरेबिया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, उन्हें चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है इसमें, तालिबान के साथ वो उनके ऊपर प्रेशराइज करें, उन्हें कम्युनिकेट करें, इंटरेक्ट करें कि वो उन गलतियों को रिपीट न करें जो वो पहले करते हैं। ठीक। अच्छा, पाकिस्तान के लिए इस सारी सिचुएशन में क्या जो खदशात हैं वो आपको नज़र आते हैं? क्योंकि अब जैसे एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आपने भी वॉरलॉर्डिज़्म का ज़िक्र किया कि अगर इत्तेहादी फ़ौजों के 11 सितंबर को मुकम्मल तौर पर निकल जाने के बाद
एक बदअमनी की सूरत हाल होती है अफगानिस्तान में। हम देख रहे हैं कि अफगान हुकूमत भी जिस हद तक वो रेजिस्टेंस कर सकते हैं, वो करना चाहते हैं तालिबान की पेशकदमी के सामने। जो सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी की गई थी अफगानिस्तान में, वो अगरचे हमें उस तरह से मज़ाहमत करती नज़र नहीं आती, लेकिन शुमाली इत्तेहाद और दीगर ग्रुप्स जो हैं, वो अपनी जगह मौजूद हैं। तो अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है अफगानिस्तान में, तो हमारे अपने बॉर्डर्स कितने सिक्योर हैं? फिर जो आईडीपीज़ का नया खदशा जो है वो सामने आ रहा है कि शायद अफगानिस्तान से जो रेफ्यूजीज़ हैं वो दोबारा पाकिस्तान में आएँ, और उनके लिए तैयारियाँ भी की जा रही हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ-साथ कुछ मकामात की निशानदेही की गई है कि वहाँ पर उनको प्लेस किया जाएगा। इस दफ़ा उन्हें मुल्क के अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। तो आपको इस हवाले से क्या नज़र आ रहा है? ये सारे जो आपके सवाल में खदशात थे और सिनेरियोज थे, ये वाकई पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं और हुकूमत है, इस पे गौर करना चाहिए। और बिल्कुल दुरुस्त आपने इसमें निशानदेही की। देखें, हाँ, पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को ये समझना ये चाहिए कि इनके लिए जीरो सम गेम है। जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान में बड़ी डिबेट होती है, अमेरिका ने ये ब्लंडर किया, ये गलती की, रशिया ने की, जो भी उन्होंने गलतियां की, उसके जो फॉल आउट है अमेरिकन सोसाइटी पे नहीं है, हुँ, रशिया पे नहीं। लेकिन हम जो गलती अफगानिस्तान में करते हैं, उसके फॉल आउट हमारी सोसाइटी पे आते हैं। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। लिहाजा हमें देखना चाहिए, 1979 में वहां सोवियत इंटरवेंशन हुई। अब दूसरी तीसरी नस्ल है, हम उनका स्टेटस रेफ्यूजीज का क्लियर नहीं कर सकते। हुँ, और अगर सिविल वार होती है, तो हमारी टोटल कैपेसिटी नहीं है कि हम बॉर्डर को क्लोज करें। अगर वहां पे लाख 2 लाख बंदे भी जमा हो जाते हैं, तो हमारे पे तो इतनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की कैपेसिटी नहीं है। प्रेशर बिल्ड होगा, और इंटरनेशनल लॉ के तहत, यूएन के चार्टर के तहत, हमें उन लोगों को रेफ्यूजी स्टेटस देना हुँ, पड़ेगा। आप ये देखेंगे सीरिया में 1/3 पॉपुलेशन जो है वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो गई। उसके बाद जिस मेडिटेरेनियन है, हुँ, तो यूरोप जैसा मुल्क जो जो कॉन्टिनेंट है, यूरोप में भी जर्मनी और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं वो रिफ्यूज नहीं कर सके सीरियन माइग्रेंट। तो पाकिस्तान क्या कर, हुँ, लोगों ने जिंदगी का रिस्क लिया। और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और इशू जब हो जाए, हुँ, तो इसके अंदर कोई विन विन आउटकम नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर पीस और स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग स्टेट अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में भी है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। इसके हुँ, लिए वट एवर इट टेक्स, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान को जो कुछ रिक्वायर्ड है करना चाहिए, अपने पैटी इंटरेस्ट से बाहर निकलना चाहिए। हुँ, और ये करने के साथ हम अपना वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भी बढ़ा सकते हैं, कल्चरल डिप्लोमेसी भी कर सकते हैं। और आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें नेचुरलाइजेशन लॉज के तहत, हुँ, जो आप यूएस में बैठे हैं, हमारे बड़े स्ट्रिक्ट लॉज हैं कि जो यहाँ बाय बर्थ अफगान है हुँ, और जो यहाँ पे रह रहे हैं, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, टेररिस्ट रिकॉर्ड नहीं है, उनको हम क्यों नहीं ग्रीन कार्ड की तर्ज का उनकी बायोमेट्रिक्स करें, ताकि उनका हेल्थ एजुकेशन तक एक्सेस हो, हुँ, बैंक अकाउंट खोल सकें हम। मनी लॉन्ड्रिंग या क्राइम उस वक्त होता है जब स्टेट सिटीजन को डॉक्यूमेंट नहीं करते। हुँ, और वैसे भी अगर दुनिया के बहुत सारे महज़ब मुल्कों में ये कानून है कि 5 साल आपका लीगल स्टेटस हो, आप टैक्स पेयर हो, तो आपके वहाँ राइट्स हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो हैं हमें उसके ऊपर भी करना चाहिए। और ये लोग इस अफ़गानिस्तान में बहुत सारे मुहाजिरीन जो है वो वापस चले गए जब वहाँ के हालात बेहतर हो। हुँ, तो हुँ। वो आते जाते रहेंगे, और पाकिस्तान, हमारी वहाँ एक लॉबी भी होगी। तो ये चीज़ें हमें इसमें ये भी करना चाहिए कि उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए और कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी तजवीज़ आपने दी कि ये जो अदराइज़ेशन का कॉन्सेप्ट है, इसको ख़त्म करके हम वो लोग जो हमारे यहाँ मौजूद हैं, उन्हें अमन के अमल में स्टेक होल्डर बना सकते हैं। आपने जो रीजनल प्लेयर्स का ज़िक्र किया था, आपने सऊदी अरब का तज़किरा किया, आपने रशिया की बात की। दीगर जो प्लेयर्स हैं इस रीजन में, चाइना इमर्ज हो रहा है अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में एक बड़े प्लेयर के तौर पर। उनका जो एक ट्रेड रिलेशनशिप है वो इंडिया से भी है। इंडिया के हवाले से भी बहुत बात होती है कि उनके क्या इंटरेस्ट हैं अफ़गानिस्तान में। अमेरिका ने ये भी कोशिश की कि अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद एक ऐसा ग्रुप इकट्ठा कर दिया जाए इस रीजन में जो मिल-जुल कर अफ़गानिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करे। अगरचे जो इन मुल्कों के आपस के देरीना
तनाज़ात हैं, मुझे यकीन नहीं है कि इनसे आगे बढ़कर ये कोई अफ़गानिस्तान के लिए किरदार उस तरह से अदा कर सकते हैं जैसे अमेरिका चाहता है। तो आपको क्या लगता है, चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, इंडिया का रोल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ये पावर डायनामिक्स जो हैं अफ़गानिस्तान में आगे चलकर क्या नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, ये पावर डायनामिक्स ये हैं कि जब स्टेट वीक होती है पॉलिटिकल साइंस के टर्म में, तो नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हुँ, जिस तरह मिडल ईस्ट में हम देखते हैं कि आईसिस रहा है और हिजबुल्लाह, हमास। तो इस वक्त जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं अफगानिस्तान में, वो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं रीजनल पावर्स के। आपने जिन स्टेट्स का नाम लिया, अब हुँ, देखें कतर फॉर एग्जांपल। हुँ, कतर ने तालिबान का एक ग्रुप है जिसको उन्होंने सेंचुरी दी हुई है, वहाँ ऑफिस भी किया और टॉक्स फैसिलिटेट किया। टर्की की भी यही पोजीशन है, हुँ, पाकिस्तान की भी, इंडिया की भी यही पोजीशन और हुँ, सऊदी अरेबिया। तो सब जो हैं वो उन्होंने अपने अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स रखे हुए हैं और वो स्ट्रेटेजिक एसेट जो हैं इन टर्न उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। हुँ, तो अब देखना ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी जो है वो अफगान तालिबान रजीम पे है कि वो कौन से ऐसे इंटरेस्ट हैं अफगान स्टेट के जिसके अंदर वो प्रोटेक्ट करें और फॉरेन डिक्टेशन ना लें। जिस तरह वो इल्ज़ाम लगाते रहे कि अशरफ गनी और उनकी गवर्नमेंट नेटो अलाइज और उनसे डिक्टेशन लेते थे, अब उन पे होगा ऑनेस्ट। अब हुँ, तो वो बात माजी की होगी। तो हुँ, अनफॉर्चुनेटली जो हिस्ट्री इनकी आप देख लें कि सोवियत विड्रॉल के बाद जो मक्का और मदीना में अकॉर्ड हुए उसका वो पास नहीं कर सके। हुँ, इसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान गारंटर थे। तो ये हिस्टोरिकली ये रहे हैं और यहाँ पे स्टेट वीक भी है। देखिए, एक अफगानिस्तान को डिस्कस करते हुए हमें ज़हन में रखना चाहिए कि वहाँ वो कॉलोनाइज़्ड नहीं हुआ। अब हुँ, कॉलोनियलिज़्म कोई अच्छी चीज़ नहीं है और एक लानत है, मैं भी उसे समझता हूँ। लेकिन अमेरिका ने तो आज़ादी हासिल की ना ब्रिटिश कॉलोनियल, हुँ, उसमें स्टेट फॉर्मेशन हुई। पाकिस्तान, इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी चली और सम सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस और रूल ऑफ लॉ की बात है। वो सोसाइटीज़ जो कॉलोनाइज़्ड ही नहीं हुई, हुँ, वहाँ अभी आइडिया ऑफ स्टेट भी अभी इमर्ज नहीं हुई। तो हुँ, हिस्टोरिकल प्रोसेस में अफ़गानिस्तान पीछे है और फिर ग्रेट गेम में उसे पावर्स यूज़ करती रहीं। हुँ, तो अब इंडिया को भी ये समझना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में अगर टर्मॉइल होगा, इंस्टेबिलिटी होगा, तो फिर काबुल से दिल्ली दूर नहीं है हुँ, और पाकिस्तान भी सफ़र करेगा। तो ये पूरे साउथ एशिया के लिए और इसी तरह मैंने इन स्टेट्स का जो नाम लिया, ईरान को हम भूल गए, ईरान के भी इंटरेस्ट हैं और उनके भी हुँ, ग्रुप्स हैं वहाँ पे। तो ये एक इस वक़्त हौच-पौच बना हुआ है और इसके अंदर मेरे ख़्याल से जो मैं अभी आपके प्रोग्राम के शुरू में बात हुई, तालिबान को स्टेट को कंसोलिडेट करना चाहिए हुँ, और स्टेबिलिटी की तरफ उन्हें जाना चाहिए, बजाय वो शरिया बेस्ड लॉज या रूथलेस विक्टिमाइजेशन और या इंतकाम की तरफ जाएं, तो सोसाइटी मजीद पोलराइज होगी हुँ। और प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ उन्हें आगे चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फाइनली अब अगर हम पाकिस्तान के अंदर आ जाएँ, तो पाकिस्तान की बज़ाहिर तो स्टेटेड पोज़ीशन यही है कि जी अफ़गान लेड प्रोसेस होना चाहिए और अफ़गानिस्तान में जो भी अफ़गान अवाम अपने लिए फ़ैसला करेंगे, पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, उनकी स्टेटमेंट से अगर आप तज्ज़िया करने की कोशिश करें, तो बड़ा वाज़ेह ये नज़र आता है कि उनको ये एहसास है कि अमेरिका जा रहा है, इसलिए हम अमेरिका को आँखें दिखा सकते हैं और चाइना के पलड़े में अपना पूरा वज़न डाल सकते हैं। और उसके साथ-साथ एक वो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कुछ देर पहले, शादियाने बजाना, वो एक कैफ़ियत भी किसी हद तक हुकूमत में और हमारे मीडिया में और अवाम में एक तबके में नज़र आ रही है कि बस तालिबान आने ही वाले हैं और जब वो आ जाएँगे तो फिर बिल्कुल हम भाई-भाई बन के रहेंगे और उसके बाद जो है फिर हम इस रीजन में उनके कंधे पे चढ़ के शायद हुकूमत करेंगे और हमारा वज़न मज़ीद बढ़ेगा। तो इस सोच में आपको किस हद तक जो है वो रैशनैलिटी का एलिमेंट नज़र आता है? एक तो ये कि इस एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना चाहिए और दूसरा पाकिस्तान के जो मौजूदा और माजी के आर्मी चीफ रहे हैं, वजीर आजम रहे हैं और इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकर, उन्होंने अफगान पॉलिसी को माजी को क्रिटिसाइज किया, इवन हुँ, इमरान खान ने भी किया। तो लेकिन जब उस पॉलिसी को चेंज करने की बात आती है तो सारे उसको डिफेंस करने लगे। इसके हुँ, ऊपर एक मैं समझता हूँ डायलॉग होना चाहिए जिस तरह कश्मीर पे या और चीज़ों पे होता है।
हुँ, अफगान पॉलिसी पे भी एक डायलॉग होना चाहिए। जिस तरह जुनेजो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, हुँ, जिया साहब भी थे। और दूसरा ये कि कौमें जब गलतियां करती हैं तो उसके बाद पर्ज होती है, डीब्रीफिंग होती है। एक ऑपरेशन फेल हो जाए तो उस सोच के लोगों को रिटायर कर दिया है। हुँ, जबकि हम अभी तक हमीद गुल माइंडसेट से नहीं निकल सके। हुँ, हमारा मीडिया, एकेडेमिया और ये सारे, और लोगों को ऐसे कंफ्यूज हम करते हैं कि जो पेशावर के एपीएस पेशावर के मासूम बच्चे 140 के करीब शहीद हो गए, हुँ, और जो वहाँ टीचर्स मारे गए, और जो 70,000 के करीब शहरी और हमारी बहादुर अफवाज और पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट और आम सिविलियन जो लोग हैं गली मोहल्लों में, वो खून में नहलाए गए। उन वाकयात की जिम्मेदारी कबूल की यहाँ पे उनके तर्जमानों ने। और हुँ, अब हम एक्साइटमेंट में, तो उसमें मुझे एक नजर आता है कि बाज यहाँ मकतबा फिक्र के लोग हैं जो गजवा हिंद की बात किसी एजेंडे से करते हैं। हमारे हुँ, दानिशवर हैं नाम निहाल, हुँ, उस दाने वो उनके लिए, उनका अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंगली तालिबान के लिए एक बड़ा प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। और वो ये अक्सर, उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में भी ये जो इस वक्त सोसाइटी पोलराइज्ड है, हमारे यहाँ जो मंदिरों पे हमला हो रहा है, और हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज के साथ चीजें होती हुँ, हैं, और दूसरा जो यहाँ पे हमारी रियासत को गैर रियासती अनासर कमजोर करते हैं हुँ, मजहब के नाम पे और फिरका वारियत के नाम पे। अगर उनको आप तकवीत पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर आप तो रियासत को कमजोर कर रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान की रियासत को भी कमजोर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो इदारे हैं और हुकूमत है और सिविल सोसाइटी है, उसको जना के पाकिस्तान को ओन करना चाहिए। हुँ, और वो हमें, हम लोगों को, मुझे और आपको दबाव डालना चाहिए कि कायद आजम का जो तस्वर है पाकिस्तान है, हम उसके साथ लॉयल हैं। हम मुल्ला उमर के तस्वर अफगानिस्तान के साथ लॉयल नहीं। बाकी पाकिस्तान से वफादारी, वतन से वफादारी का ये तकाजा है कि हम कायद आजम को, इकबाल को ओन करें, और उन गैर रियासती अनासर को जो इस्लाम के नाम पे, फिरका वारियत के नाम पे हमारी रियासत को कमजोर कर रहे हैं, उन मुल्क दुश्मनों से खबरदार है। बिल्कुल ठीक। आप मेरा ख़्याल है कि इससे बेहतर कंक्लूजन हो नहीं सकता अगरचे जो शॉर्ट टर्म गेन्स हैं उनकी खातिर लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने में हमारा कोई रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। उम्मीद यही करते हैं कि इस दफ़ा हम अपनी गलतियों से सबक सीखेंगे। आपने वक़्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मुझे बड़ा मजा आया और आपके सवालात बहुत अच्छे थे। इंशाल्लाह से रब्ता रहेगा। बिल्कुल, ये सिलसिला हम आइंदा भी जारी रखेंगे। आप सब लोग जो इसको देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गुफ्तगू का ये सिलसिला आइंदा भी आप तक पहुँचता रहे। अब तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।